वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। इस शिफ्ट में हम बाल विकास रीट 2022 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का, उसको आज पूरा डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इस सबसे पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करें शिक्षा मनोविज्ञान में, यानी कि किसी भी चीज को मापन करने के लिए न्यूनतम प्रयोग के लिए अनेक प्रकार की मापनियों का बनाया गया। उसमें क्रम सूचक मापनी, नाभिक मापनी, अनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी है। यानी कि इसमें जो सबसे न्यूनतम प्रयोग की जाती है, जो सबसे पहले बनाई गई थी नामिक मापनी, इसका प्रयोग वर्तमान में सबसे न्यूनतम किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना। यानी कि एनसीएफ 2005 का जो मुख्य दर्शन मानो, उद्देश्य मानो, उसका सबसे मेन यही था कि बोझ शिक्षा जो दी जाए वो बिना बोझ के सीखना, यानी कि बिना लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, ये सारी चीजें भी थी, लेकिन सबसे मुख्य प्रबल आंसर अपना क्या है? आरपीएससी ने जो माना है ऑप्शन बी माना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। यानी कि आरटी एक्ट 2009 में जो एज लिमिट है वह 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को क्या करनी है? निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उसको क्या देनी है? शिक्षा देनी है। ये बिल्कुल सही बात है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान करना, यानी कि विद्यालय में एक ऐसी एसएमसी का विद्यालय में एक ऐसी समिति का प्रावधान करना जिससे क्या है, विद्यालय में जो आवश्यकता हो गई, कोई समस्या हो गई, उसका निदान किया जा सके। इस प्रकार की कमेटी विद्यालय में बनाई जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, ये भी आरटी 2009 के अनुसार है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना, यह भी बिल्कुल सही बात है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे बताए थे? मैंने पिछले 2-3 पेपर में ये क्वेश्चन छप गया है कि प्रति सप्ताह जो न्यूनतम कार्य होता है शिक्षक का वह कितना होता है? 45 घंटे होता है। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? 60 घंटे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा और हमारा बिल्कुल आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में योगदान नहीं दिया है। किसने योगदान नहीं दिया है? कुर्ट लेविन ने, इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान पर कार्य किया था। बंकिंगम इन्होंने भी किया था। स्टीफन कोवे न होकर क्या है? कोरे हैं। स्टेफन एम कोरे इन्होंने किया था। जबकि इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी, क्योंकि स्टेफन एम कोवे का संबंध इससे नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन, किस परिक्षेप के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरण को, समाज को, मनोवैज्ञानिक को या फिर जैविक को? सबसे पहले बात करें शरीर के अंदर की एक विशिष्ट चीज के लिए बात कर रहा है, यानी क्या है? वो अपनी बायोलॉजिकल चीज से संबंधित है। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी। यहाँ पर जो आंसर अपन मैं बता रही हूँ वो जो बोर्ड ने उसका करेक्ट आंसर माने हैं वही अपन ऑफिशियल आंसर की से इसको क्लियर कर रहे हैं। तो नो डाउट इसमें ये नहीं रहना चाहिए कि इसका आंसर सही है या गलत है। लास्ट में आपको वो मैं ऑफिशियल आंसर की भी आपको अवेलेबल करा दूंगी, ताकि आप भी यदि इसका पेपर डाउनलोड करके सोल्व करते हैं तो उसको मैं आपको सावधानी रहेगी। बात करें छठे क्वेश्चन की। निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है बाल विकास पर। अल्बर्ट बांडुरा ने भी इससे संबंधित कार्य किया है। लेव वाइगोत्स्की ने भी क्या काम इस पर किया। जबकि अब्राहम मैस्लो ने किस पर कार्य किया है? इनका संबंध किससे है? इनका संबंध व्यक्तित्व के जो प्रकार है अब उसमें बता रखा है अब्राहम मैस्लो ने। इनका संबंध अभिप्रेरणा में भी दिया है, लेकिन बाल विकास के सिद्धांतों में इन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन करना, इसका संबंध है। अभिभावक बालक विश्लेषण करना, ये भी संबंध है। दत्तक ग्रहण अध्ययन भी अपन इसमें किया जा सकता है। समवयस्क समूह अध्ययन ये नहीं किया जाएगा। प्री ग्रुप स्टडी इसमें नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हम बात करते हैं। एक व्यक्ति को दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को
के रूप में परिभाषित किया जाता है। दैहिक और मनोवैज्ञानिक ये दोनों चीजें संबंधित होती है फिनोटाइप से, और यही चीज यदि उसके आनुवंशिकता से संबंधित हो जाती तो क्या हो जाता, जीनोटाइप हो जाता। इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा प्रशिक्षण निर्मित किया गया। बात करें मॉर्गन और मुरे, हमेशा ऑप्शन शॉर्ट में आता है कि मॉर्गन और मुरे ने कौन सा प्रशिक्षण दिया, लेकिन यहाँ पर अपन को इनका पूरा नाम भी देखने को मिल रहा है। वाक्य पूर्ति परीक्षण नहीं, 16 व्यक्तित्व आयाम नहीं, चित्रकुंटा परीक्षण नहीं, कथानक संप्रत्यक्षण प्रशिक्षण यानी टीएटी प्रशिक्षण को किसने दिया था, मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। पोषण उसकी वृद्धि को प्रभावित करेगा, बिल्कुल सही बात है। उसका स्वास्थ्य भी उसको प्रभावित करेगा, निद्रा भी करेगा, लेकिन अधिवास इसका संबंध सीधा बालक की वृद्धि से नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकास का कौन सा आयाम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है। चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत से प्रभावित है, उन्होंने भाषा का जो विकास होता है बच्चे के अंदर उसके ऊपर कार्य किया है। तो ऑप्शन ए 11 नंबर में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, अधिगमित, अधिग्रहित, जन्मजात या फिर सांस्कृतिक। किसी भी व्यक्ति में यदि स्वभाव में जो विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। स्किनर ने, आल्पोर्ट ने, सिगमंड फ्राइड ने या फिर रेमंड बी केटल ने। तो व्यक्तित्व का संबंध किससे नहीं है, तो इसमें जो स्किनर है इन्होंने क्या दिया था, अधिगम के सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे, अधिगम के सिद्धांत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसमें गलत है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं अपन। मानसिक विमंदितता पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि कोई बच्चा मानसिक विमंदित है तो उसको इस शब्द को किसके साथ प्रतिस्थापित किया गया है, यानी कि इसको रिप्लेस किया गया है। तो बौद्धिक अयोग्यता, बौद्धिक पिछड़ापन, मानसिक कमजोरी या फिर बौद्धिक प्रतिकूलता। बौद्धिक पिछड़ापन क्या हो जाएगा, मानसिक कमजोरी क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें ना होकर क्या है इसमें आंसर बौद्धिक अयोग्यता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब इसका पेपर हुआ था अधिकतर जो टीचर है इसका आंसर क्या मान रहे थे, स्थिर मान रहे थे। और वो किस आधार पे मान रहे थे कि व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, उसका अवधारणा हमेशा गतिशील होती है। लेकिन इसका बोर्ड ने जो सही आंसर माना था वो आंसर माना था सामान्य। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को भी थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। कौन सा प्रशिक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक प्रशिक्षण है। बुद्धिमत्ता का समूह प्रशिक्षण, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैस्टेजेस। तो इसका जो आंसर है संस्कृति मुक्त अवाचिक यानी प्रशिक्षण के बारे में एक पूरा अपन वीडियो देख लेंगे जिसमें ये सारी चीजें अपन वहां पर डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ अपन इसका आंसर और कौन कौन से माने हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार की पैटर्न के आधार पर पेपर आ रहा है, उस आधार से आप अपनी तैयारी कर सकें। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। आप कमेंट करके बताएं आप कितने क्वेश्चन इसमें लगा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बहुआयामी बुद्धिमत्ता में गार्डनर के सिद्धांत में कौन सा बुद्धिमत्ता का सम्मिलित नहीं है। अंतर्व्यक्तित्व, प्राकृतिक, अस्तित्वकारी ये गार्डनर ने दिए थे, जबकि सामवैगिक का संबंध गार्डनर के सिद्धांत से नहीं है। आपको एक एक पॉइंट और एक एक की सारी चीजें जब पढ़ो तब आपको ध्यान से रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रचनात्मक चिंतन में कौन से प्रकार से संबंधित है। जो रचनात्मक चिंतन होता है वह संबंध होता है उसका सीधा अपसारी चिंतन से। यानी कोई भी सृजनात्मक बालक है उसका जो चिंतन है वो किस प्रकार किसी चीज को चिंतित करता है, तो अपचारी चिंतन। तो इसका ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 19, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण करना, बिल्कुल सही बात है। खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि का विकास, इसका ऑप्शन अभी छोड़ देते हैं। भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है। विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन बी, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि का विकास करना चाहिए। जबकि जो ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बालक है उनको समावेशी के साथ अपन को क्या कराना है? शिक्षण करवाना है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। और बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम असमता से 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे साइकोलॉजी में देखने को मिले या हिंदी में, कहीं ना कहीं यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे संबंधित पूरी वीडियो मैंने वहां पे डाल रखी है, आप उसको करें, उसके बाद क्वेश्चन इसके लगाए। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहते हैं। मैंने बताया था पढ़ना, इसको अपन को याद रखो, लर्न करना। लर्न करने का मतलब क्या है? पढ़ना, यानी कि डिसलेक्सिया। और ये डिसकैलकुलिया क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन संबंधित हो गया। और ग्राफ अपन क्या करते हैं? लिख कर बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया ग्राफ, मतलब डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधित कोई अक्षमता है वो किस में आ जाएगी? डिस्ग्राफिया में। और लेक्सिया, लर्न करना, कोई भी चीज याद करना, यानी कि पठन संबंधित जो भी विकार आ जाएगा वो इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो गया? अपना आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक या फिर प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। बालकों का जो यूनिट है, यूनिट शायद तीसरी है, जिसमें सभी प्रकार के बालक को आपको पढ़ना है। अपराधी बालक कौन सा है, विशिष्ट बालक कौन सा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा बालक कौन सा है। यहाँ पर क्या पूछा है? न्यूनतम आधारभूत कोई चीज है, आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक है, उसको किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? इसमें प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, यानी कि उसके जो परिस्थिति है वो उसके क्या है? विपरीत बालक। ऐसे बालकों को इसमें ये वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, उदासीनता या फिर असुरक्षा। समायोजन से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आक्रामकता, यानी बच्चा अग्रेसिव हो जाएगा। समायोजन यदि नहीं कर पाता है तो उसके व्यवहार में अपने आप आक्रामकता दिखेगी। से संबंधित ये क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा में कौन सा सत्य नहीं है? अधिगम के कौन कौन से लक्षण होते हैं? जो अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? अपना सीखना। और सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सत्य बात है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम अभ्यास द्वारा अर्जित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। कहते नहीं कि कोई भी कार्य सीखना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, वह वातावरण में आकर सीखता है। यानी कि अधिगम क्या है? अधिगम अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया? ऑप्शन डी यहाँ पर सत्य नहीं है अधिगम से संबंधित। अधिगम एक प्रकार का क्या है? अर्जित प्रक्रिया, न कि जन्मजात। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इवान पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न रूप से समझाया गया। पुनर्बलन, अनुकरण, अंतर्दृष्टि, साहचर्य। पुनर्बलन का दिया था स्किनर ने, अंतर्दृष्टि कॉलर ने, और जबकि साहचर्य यानी कि जो पावला को जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसे साहचर्य भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? अधिगम में पुरस्कार देना या फिर दंड देना, ये दोनों बात की थी स्किनर ने। पुनर्बलन पे यदि कोई बालक अच्छा ही कार्य कर रहा है तो उसे पुरस्कार करो, या फिर गलत कर रहा है तो उसे दंड की अवधारणा यानी कि उसे नकारात्मक पुनर्बलन दो। ये किसने दिया था? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति और परिणाम, इसका संबंध कक्षा की प्रक्रिया से है। प्रशंसा और आलोचना, ये भी कक्षा में होती है। आकांक्षा स्तर भी होती है, जबकि अंतर व्यक्तित्व समायोजन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें शिक्षा की अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया था? सीधा सा क्वेश्चन है। मानचित्रण की अवधारणा किसने दी थी? जोसेफ डी नोवेक द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां, ये सीधा आ गया अपना क्वेश्चन ब्लूम से। ब्लूम नाम नहीं दिया, लेकिन शिक्षण के कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, वर्णात्मक शिक्षण या फिर मनोगत्यात्मक शिक्षण। कौन कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर इंग्लिश टर्म में भी अपन देख लेते हैं। संज्ञानात्मक यानी कॉन्गेटिव टीचिंग मेथड भी दिया था ब्लूम ने, अफेक्टिव भी दिया था,
और साइकोमोटर भी दिया था, जबकि ये नहीं दिया था डिस्क्राइप्टिव वाला, यानी कि वर्णनात्मक शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। इस शिफ्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, नैसर्गिकता से विचारों की सूची का एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। मस्तिष्क विप्लवन युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति, अन्वेषण युक्ति। जो भी इसमें अपने विशिष्ट समस्याओं का समाधान अपन क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मस्तिष्क विप्लव युक्ति। शिफ्ट 2 के 30 क्वेश्चन अपन ने जो ऑफिशियल आंसर किए उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसमें देख लिए हैं। इस शिफ्ट की जो ऑफिशियल आंसर की है ये देख सकते हैं, इसमें एक ही प्रकार का बोनस नहीं है, ये सारा डिटेल अपन ने अभी देख लिए, 30 क्वेश्चन इसके देख चुके हैं। थैंक यू सो मच।